हाँ जी बच्चों, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है सर एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट करना किसी भी ऐसी चीज से जो कि नॉर्मली हमारे प्रॉफिट्स थे, उससे अगर हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट का कुछ क्या नाम है जनरेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, दैट इज अवर गुडविल। अब गुडविल क्या है, किस तरीके से काम करती है? जैसे कि ब्रांड नेम होता है हमारा, ब्रांड नेम क्या है? ये हमारी गुडविल की तरह से काम करता है। एक नॉर्मल स्वीट शॉप होती है और एक हल्दीराम होता है। आप जाकर के हल्दीराम से मिठाई खरीदते हैं, हमेशा उसी के पास में जाते हैं और उसी से सामान खरीदते हैं। ठीक है जी, तो ये उसकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है। कंपैरेटिवली हल्दीराम जो है आम स्वीट शॉप से ज्यादा अर्निंग करता है, उसके पास में ज्यादा कस्टमर होते हैं, उसके पास में ज्यादा ब्रांड्स की अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से ज्यादा कस्टमर या फिर सोसाइटी सपोर्ट होता है। तो यही चीज हमारी गुडविल है। अब गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक एसेट है, नॉन टेंजिबल एसेट है। नॉन टेंजिबल एसेट क्या है? इसको हम फिजिकली किसी को दे नहीं सकते, फिजिकली नहीं दे सकते। ठीक है जी, फिजिकल मोड में हम इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन बावजूद उसके ये हमें फील होती है कि हाँ हमारे साथ में कोई ऐसा फैक्टर जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर पा रहे हैं। तो उसी को हम गुडविल कहते हैं। अब गुडविल को पार्टनरशिप के अंदर किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये जानने से पहले हमारे को मेथड्स ऑफ गुडविल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम गुडविल को माप सकते हैं, या फिर क्या जरूरत है हमें गुडविल को मापने की। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास में यही लिखा हुआ है, क्या जरूरत है। किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आएगा एक पार्टनरशिप के अंदर, मैं सिर्फ पार्टनरशिप की गुडविल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आएगा पार्टनरशिप के अंदर, तो यानी कि कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, यानी कि रिटायरमेंट है, एडमिशन है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज है, पार्टनरशिप बदल करके कंपनी बन रही है, या पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आता है, तो हम क्या करते हैं? वैल्यूएट करते हैं अपने पास में गुडविल को। हमें गुडविल को इवेल्युएट करना पड़ता है। ठीक है सर। अब क्या मेथड है इसको इवेल्युएट करने के? हमारे पास में इस तरीके से है कुछ, आइए देखिए। सबसे पहला है हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होती है हमारी जो गुडविल है, हम जिससे निकालते हैं सर पास्ट ईयर के प्रॉफिट से। भाई एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछता हूं कि हाँ सर ये बताइए आप अर्निंग कितनी कर रहे हैं? अर्निंग का मतलब क्या है? अर्निंग का मतलब है सर प्रॉफिट्स। भाई कस्टमर होंगे सोसाइटी के अंदर जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी ब्रांड वैल्यू से जुड़े हुए हैं, तो आपके प्रॉफिट्स भी होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम कर रहा हूं और मेरी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छे से है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमारे कस्टमर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो हमारे हर जगह पे गुडविल को चेक करने के लिए प्रॉफिट्स ही काम आते हैं। पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो मेथड क्या है हमारे पास में? सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड। अब सिंपल एवरेज से निकालना है या वेटेड एवरेज से निकालना है, वो उसके भी फर्दर दो तरीके हैं। इसके बाद में सुपर प्रॉफिट मेथड है। ठीक है जी, उसमें फर्दर तीन मेथड है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, एन्युटी बेसिस से, या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। थर्ड कैपिटलाइजेशन बेसिस एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से काम किया जाता है इस के अंदर हमें सीखना है। सबसे पहले हमारे पास में क्या? एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस क्या है? नॉर्मल है आपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स लिए और उन पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट का आपने एवरेज बना लिया और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया सर नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास में क्या आ जाता है?
आपके पास में आ जाता है आपकी गुडविल का अमाउंट, यानी कि आप कितनी गुडविल अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा हमारे पास में ये वेटेड एवरेज का एक एग्जांपल दिया हुआ है। पहले मैं नॉर्मल हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में एक आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कुछ इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट अस सपोज प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फॉर 5 इयर्स। 5 साल के प्रॉफिट क्या थे? 30,000, 25,000, 20,000, 30,000 और 28,000। ठीक है जी, ओके। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं हमने इनको सबको ज्वाइंट कर लिया, हमने इसको सबको ज्वाइंट कर लिया, सारे के सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर लिया और प्रॉफिट को ऐड करके मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में एवरेज प्रॉफिट कितने आ जाएंगे? 26,600 रुपए के, 26,600 रुपए के। और उसको मैं अब अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा तो मेरी गुडविल सामने आ जाएगी, यहाँ पे मेरी गुडविल सामने आ जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट्स के अंदर तो किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, होनी ही नहीं। सर एक बार बताना, दोबारा बताना। दोबारा से इधर। ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूं, आप ये देखिए इधर मेरे साथ में। पहले आप समझिए नंबर ऑफ ईयर परचेज को। ठीक है, ये मिस्टर एक्स थे हमारे प्यारे से, जैसे कि हर बार होते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, आपके बोलने से पहले ही मैंने पेज को चेंज कर दिया था लेकिन आपको शेयर नहीं किया था उस चीज को। देखिए मिस्टर एक्स है, अब मिस्टर एक्स के पास है ना 2 प्रपोजल है। बेसिक पता कर लो बेटा कि ऐसा है तो क्यों है। वो कहता है मैं ना जा करके कहीं काम कर सकता हूं और अपने इस पैसे को बैंक में डाल सकता हूं, यानी कि मेरे पास में कितने हैं? 5 लाख रुपए हैं। मिस्टर एक्स कहते हैं मेरे पास 5 लाख रुपए है। ठीक है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को? जी यस सर। अभी तक भी बच्चे आ रहे हैं, बताओ कितनी देर हो गई है क्लास स्टार्ट हुए। तो मेरे पास में 5 लाख रुपए है, मैं मिस्टर एक्स हूं। ठीक है, मैंने कहा मैं इसके अंदर ना इसको बैंक में डाल देता हूं एज अ एफडी, एज अ एफडी फिक्स डिपॉजिट, और मेरे को जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो होगा 10%, वो होगा 10%। मेरे पास एक ऑप्शन था। ठीक है, अच्छा तो मेरे पास में ये इनकम आएगी। अब मैंने कहा कि ना भाई इनकम आएगी, इनकम आएगी, एक ऑप्शन मेरे पास में ये था। फिर मैंने सोचा कि ना मैं काम करता हूं, मैं ना अपना एक बिजनेस सेटअप कर लेता हूं, बिजनेस सेटअप कर लेता हूं और उसके अंदर मुझे होंगे प्रॉफिट्स। लेकिन अब जैसे ही बिजनेस का ख्याल आया ना, बिजनेस के ख्याल से मेरे को 2 ख्याल आए। मैंने कहा अगर मैं अपना बिजनेस सेटअप करूंगा तो उसके प्रॉफिट्स धीरे 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 लंबे समय में जाके जनरेट होंगे और लंबे समय में जाकर के मेरी ब्रांड वैल्यू बनेगी। मानते हो ऐसा होता ही है बिजनेस के अंदर। कोई भी बिजनेस ऐसा थोड़ी होता है आज खोला और कल से तुम क्या नाम है बन गए सुपरमैन उसके बिजनेस के, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मेरे पास में एक ऑप्शन था कि न्यू बिजनेस ओपन करो। ठीक है, अब मैंने ना सोचा, मैंने कहा नहीं यार न्यू बिजनेस नहीं, जो क्या नाम है खोलते। एक दूसरा ऑप्शन था मेरे पास में, चलती हुई पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर की कुछ लोग थे। मैंने क्या सोचा, मैं बिजनेस खोलूंगा, मैं ही मेहनत करूंगा, सारा काम मैं ही करूंगा तो सर बहुत लंबा समय लग जाएगा और मेरे को तो शॉर्टकट्स चाहिए थे। तो मैंने कहा मेरे जैसे और भी लोग काम करें और एक चलते हुए बिजनेस के अंदर मैं जाकर के इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। तो मैंने जाकर के ना यहां इन्वेस्टमेंट कर दी, यहां इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने। मेरी बात समझ में आई? मेरे पास में एक तरीके से 3 ऑप्शन थे, बैंक की एफडी, बिजनेस नया, या फिर चलता हुआ किसी बिजनेस। मैंने क्या ट्राई कर लिया? मैंने ये ट्राई कर लिया सर, मैंने कहा मेरे को है ना ये चाहिए सर, मैं ये काम करता हूं। अब वहां पे ना पार्टनर्स मुझे कहते हैं ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, आप तो आ गए पकी पकाई खिचड़ी खाने के लिए, पके हुए आम खाने के लिए। हमने इस बिजनेस को जमाने में बहुत मेहनत की है और हमारे बिजनेस की कुछ गुडविल है। मैंने कहा भाई गुडविल क्या होता है? मैंने उसको ये पूछा, मैंने कहा ये गुडविल क्या होता है? मेरे को दिखाई दे रहा है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, मेरे को आपका दिखाई दे रहा है लैंड एंड बिल्डिंग है, ये गुडविल के नाम से क्या बोल रहे हो? कहते हैं ब्रांड वैल्यू है। एक दिन हमारे साथ आकर के बैठो,
पता लगेगा कि कितने कस्टमर हमारे पास में आ रहे हैं, एक्स्ट्रा कस्टमर आ रहे हैं, उसको हम गुडविल कहते हैं। नंबर 1। तो ना मैंने बोला अच्छा ये गुडविल मेरे पास में मेरे को अभी नहीं दिख रही, न्यू बिजनेस के अंदर कोई गुडविल नहीं दिख रही। तो मैंने एक न्यू बिजनेस को छोड़ के उस ओल्ड बिजनेस के अंदर गुडविल को ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये लोग ना मुझसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगने लगे। ये कहते हैं आप है ना एज अ कैपिटल तो लेकर के आओ कुछ पैसे, 5 लाख रुपए जो आपके पास हैं, आप एज अ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल भी कुछ लेकर के आओ, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। तो यानी कि मेरे पास में कितने पैसे थे? मेरे पास 5 लाख थे, ये लोग 7 लाख की डिमांड कर रहे थे। मैंने कहा यार 7 लाख कैसे दूंगा मैं? कहते आपको देना पड़ेगा सर, ये 7 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, और ये गुडविल का पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं तुम टेंशन मत लो। उन्होंने मेरे को बात समझाई, कहते तुम टेंशन मत लो, ये जो 2 लाख रुपए तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो ना अभी, ये तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। मतलब कैसे मिलेगा? कहते जो अगर नॉर्मल बिजनेस तुम खोलते तो तुम्हारे को सिर्फ प्रॉफिट्स होते, अब तुम हमारे साथ में जुड़े हो, ब्रांड वैल्यू के साथ में जुड़े हो, तो ब्रांड वैल्यू के साथ जुड़े हो तो फ्यूचर में तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे। तो ये 2 लाख रुपए तुम्हें रिकवर होंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कितने साल में रिकवर हो जाएंगे ये 2 लाख रुपए? लेट से हम कहते हैं 3 इयर्स में। तो इसको हम पता क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इन 3 सालों को हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। धीरे धीरे आपके ये 2 लाख रुपए आपको रिकवर हो जाएंगे। जब आप हमारे साथ काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेंगे धीरे 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 धीरे। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। चलो जी आगे चलते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब समझ में आ गया। अब सर क्या हुआ, आगे आने वाले समय के अंदर जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी की कहानी क्या कहती है? जब मैं एडमिशन लेने जा रहा हूं, पता लगा मुझे कि उस पार्टनरशिप फर्म के लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट थे 20,000, उससे पहले साल के प्रॉफिट थे 30,000, उससे पहले के साल के प्रॉफिट्स थे 20,000, उससे पहले के प्रॉफिट्स थे 10,000, और उससे पहले के प्रॉफिट्स थे 5,000। मान लो इस तरीके के प्रॉफिट्स थे। कितना हो गया ये? 20 और 30 50 और 70 80 85 85,000। 85,000 कितने ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं सर? 5 ईयर्स के प्रॉफिट है। मैंने इसको डिवाइड कर दिया 5 से। मेरे पास में एवरेज प्रॉफिट आ गए। कितने आ गए? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। 17,000। हाँ जी 17,000। 17,000। हाँ जी सर। 17,000 को मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मेरी टोटल गुडविल आ जाती है ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जी जनाब बताइए, समझ में आया? यस सर। चलो यस सर। मुबारक हो सर। एक बात बताओ। हाँ जी बोलो। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज सर मैक्सिमम कितना हो सकता है? थोड़ा सा तेज बोलना सर। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज मैक्सिमम कितना हो सकता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो सकता है? हाँ। अगर आपने इस चीज का कहीं जवाब लिखा हुआ देखा है ना, तो मैं उस चीज को बिल्कुल काट दूंगा सर, बिल्कुल काट दूंगा। क्यों? इस वजह से, क्योंकि सर देखो किसी ने कितने समय में अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। एक बात बताओ, आप रॉयल एनफील्ड की बात करते हो, रॉयल एनफील्ड क्या 5 साल पहले खड़ी हुई है? कितने साल पुरानी है? तो अगर कोई कंपनी या कोई पार्टनरशिप चाहे ना, तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना भी लंबा हो सकता है प्रैक्टिकली। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा जी आ जाओ और समझते हैं जी। हाँ जी बोलिए। सर आपने अब 3 साल लिया है, वो तो सर फ्यूचर का लिया है ना। थोड़ा सा और आप तेज जो बोलना रॉयल सर, एनफील्ड थोड़ा सा तेज बोलो प्लीज। सर जो आपने अभी 3 साल लिया था पहले। सर आपकी आवाज मेरे को बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए। मैं अपने आपने आप पे वॉइस चेंज चेक कर लेता हूँ, मेरा स्पीकर तो फुल है सर। सर आपने अभी 3 साल लिया था ना क्वेश्चन में। अभी कितने? क्वेश्चन में अभी आपने 3 साल लिया था ना नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ वो क्वेश्चन में गिवन था, हाँ वो मैंने डाटा डाला था। हाँ सो सर वो फ्यूचर का था ना कि फ्यूचर में उसको रिकवर होंगे। वो इस चीज का था कि उसको अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि अगर वो अपना बिजनेस सेटअप करता
तो कितने सालों में जाकर के उसका बिजनेस उतना अच्छा चल पाता जितना कि इस पार्टनरशिप फर्म को जिसको वो ज्वाइन करने जा रहा है उसका बिजनेस चल रहा है। यानी कि मान लो, मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब पता है क्या है? नथुराम कितने साल में हल्दीराम बनेगा, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है। बात समझ में आई? अब समझ में आ गई होगी शायद कि एक नॉर्मल दुकान कितने दिनों में अपनी वो ब्रांड वैल्यू बना लेगी जो एक ब्रांडेड आइटम की है इस समय मार्केट में। वो होता है सर नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये तो हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है, हर ब्रांड का अलग अलग हो सकता है, ये चीज है। ठीक है सर। देखो अब ना, वेटेड एवरेज, एक तो होता है सिंपल एवरेज, एक है हमारे पास में वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का क्या मतलब है सर? सर वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि हमारे पास में हम ना वेट दे देते हैं। अच्छा, किसी बच्चे ने मेरे से अभी ना थोड़ी देर पहले ये बात पूछी थी, कहते हैं सर दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को किस हिसाब से हमें कैसे पता लगेगा कि हम कब लगाएंगे? देखो बेटा, अगर हमारा एक रेगुलर इंटरवल होता है ना, हमारा एक रेगुलर इंटरवल होता है। इंटरवल का मतलब क्या है कि मान लो आपके पहले साल प्रॉफिट थे 10,000, फिर दूसरे साल हो गए 20,000, फिर हो गए 30,000, फिर हो गए 40, 50। इसके अंदर एक रेगुलर इंटरवल दिखाई दे रहा है कि हर साल 10-10 हजार रुपए के हिसाब से ही बढ़ रहा है। मानते हो इस चीज को? ये एक ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है कि हम ये कहते हैं, कोई कंपनी आपने ऐसी सुनी होगी या कोई पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपने ये सुनी होगी, क्या कहते हैं वो लोग? हम तो हर साल 8% इंक्रीज करते ही करते हैं, हम तो हर साल 10% इंक्रीज होते ही होते हैं, ठां करके बोलते हैं वो। ऐसा क्या मतलब है कि उनके यहाँ पे ये ट्रेंड है कि जब तक वो इतना ग्रो नहीं करेंगे ना, उनको सांस नहीं आएगी, उनको चैन नहीं मिलेगा। ये मतलब है इस चीज का। तो ये ट्रेंड है उनके वहां पे। जब ये ट्रेंड फॉलो होता है ना, जिन चीजों में, जिन क्वेश्चंस के अंदर या जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो वहां पे हम गुडविल किस तरीके से निकालते हैं? हम वहां पे वेटेड एवरेज के हिसाब से निकालते हैं, वेटेड एवरेज के हिसाब से निकालते हैं। और जहां पे कोई ट्रेंड नहीं होता ना, कोई भी रैंडम होते हैं। अब देखो पहले साल के इसके प्रॉफिट कितने थे? 30,000 थे, फिर घट गए, फिर और घट गए, फिर एकदम से बढ़ गए, फिर और बढ़े, थोड़े फिर थोड़े और कम हो गए। तो यहाँ पे ऊपर नीचे जाता जा रहा है, कोई ट्रेंड नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। बात समझ में आई? एवरेज प्रॉफिट कहाँ पे? वैसे क्वेश्चन में आपको बोला हुआ होगा कि सर एवरेज प्रॉफिट निकालो या सिंपल वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालो या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, क्वेश्चन में बोला हुआ होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहते हैं? रूल यही कहते हैं सर कि जहां पे एक रेगुलर इंटरवल होते हैं, जहां पे कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है, जैसे 10-10 हजार रुपए हर साल बढ़ रहे हैं, 10-10 हजार रुपए से या फिर परसेंटेज से हम हर साल बढ़ रहे हैं, वहां पे वेटेड एवरेज लगाया जाता है। और जहां पे कोई ट्रेंड नहीं होता, अप एंड डाउन चल रहा होता है, कुछ भी चल रहा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं सर? सिंपल एवरेज लगा देते हैं। अच्छा जी, अब वेटेड एवरेज के अंदर हम कैसे काम करते हैं? ओके सर, अच्छा वेटेड एवरेज के अंदर हम कैसे काम करते हैं, आओ देख लो सर। हमने ना वेट दे देने हैं, और वेट किस तरीके से देने हैं इसका भी एक रूल है, ध्यान से सुन लेना। ऐसे ही नहीं कोई वेट दे देना। हमने वेट देना है जो करंट प्रॉफिट है ना उसको सबसे ज्यादा, यानी कि इस साल, पिछले साल का वेट सबसे ज्यादा, उससे पिछला उससे थोड़ा कम। यानी कि करंट ईयर के प्रॉफिट्स, अभी अभी जो थोड़े दिन पहले गया है साल, उसके प्रॉफिट कौन से है? 5th ईयर वाले या 1st ईयर वाले? बोलो बोलो सर। 5th ईयर वाले सबसे पास वाले प्रॉफिट्स हैं, 5th ईयर वाले। तो 1st ईयर वाले को सबसे कम वेट मिलेगा। तो 1st ईयर का प्रॉफिट कितना था? 30,000। वेट कितना दिया हमने इसको? 1। दूसरे साल 40,000, वेट कितना दिया? 2। 1 से ज्यादा होता है। 3 50,000, 3 का वेट दे दिया। 4 60,000, 4 का वेट दे दिया। और अभी जो एट प्रेजेंट 5 रिसेंटली गया है 70,000 रुपए जिसमें हमने कमाए हैं, सर स्क्रीन पे लिखा 5 मेरा। वेट दे दिया। टोटल वेट कितना हो गया सर? 15। ठीक है सर।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 वेट बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। सर 30,000। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। सर लिखा नहीं रहा स्क्रीन पे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भूल गया था। चलिए एक बार दोबारा से देख लीजिए। मैंने बोला फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट 30,000, एक वेट दे दिया हमने उसको, ठीक है। सेकंड को 40,000, 2 वेट दे दिया। थर्ड 50,000, 3 वेट दे दिया। 4 60,000, 4 वेट दे दिया। 5 70,000, 5 वेट दे दिया। सर सबसे नियरेस्ट वाले प्रॉफिट को या सबसे क्लोज वाले डाटा को हमारे को सबसे ज्यादा वेट देना है, ये रूल है। टोटल वेट कितने हो गए सर? 15। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 30,000 आ गया, 80,000 आ गया, 1.5 लाख आ गया, 2 40, 3 50। टोटल हमारे प्रॉफिट्स कितने हो गए? 8,50,000। अब आप ये कहोगे सर 8,50,000 तो हमने टोटल कमाए ही नहीं, कभी 30 कमाए, कभी 40, कभी 50, वेट दे दे करके हमने उसको बढ़ा दिया। चलो जी ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने 8,50,000 के जो प्रॉफिट्स आए थे, ठीक है जी, उसको हमने वेट से डिवाइड कर दिया। 8,50,000 को डिवाइड कर दिया 15 से। सिंपल है, सिंपल प्रॉफिट के अंदर क्या करते थे जी, एवरेज कर देते थे 5 से, टोटल प्रॉफिट्स करके ना 5 से कर देते थे। ऐसे ही जो हमने वेट बढ़ा करके उसका अमाउंट बढ़ाया है, उस बढ़े हुए अमाउंट को 15 से यानी कि उनके टोटल वेट से डिवाइड करेंगे और हमारे अप्रॉक्स प्रॉफिट कितने आ जाएंगे? 56,000। ये एवरेज है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है जी, इतने आ जाएंगे। अब इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्वेश्चन में दिए हुए 3 साल, तो हमारी गुडविल सामने आ जाएगी कितनी? 1,70,000 रुपए। तो सिंपल प्रॉफिट और वेटेड एवरेज में किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर जी जनाब। ये जो वेट है, ये प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें मतलब वो करना पड़ेगा क्या, देना पड़ेगा? नहीं जी बिल्कुल नहीं, मैंने दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आपको सबसे ज्यादा वेट देना है जो सबसे करीबी था, उससे कम वेट देना है जो उससे कम था। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 70,000 को 5 दे दो, 60 को 4 दे दो। मतलब आपको इनकी रकम पे नहीं जाना, इनकी वैल्यू पे नहीं जाना, आपको इनकी नंबर ऑफ दूरी पे जाना है। सिंपल सी बात है, ये ईयर कितने पुराने हैं उसी हिसाब से हमें इनको वेट देने हैं, बस। ओके यस सर। जी, जो सबसे नियर बाय का होगा उसको सबसे पहला सबसे ज्यादा वेट देना है। सबसे ज्यादा वेट कितना है हमारे पास? 5 है, इसलिए। चलिए सर आगे चलते हैं। ये एक एग्जांपल लिखा हुआ आपके सामने, आप इसको भी चेक कर सकते हैं एक बारी। लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट कितने थे? 50,000, 40,000, 52,000, 50, 48, 56 रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए 4, ठीक है। हमने सबको प्लस कर दिया, 246 आ गया, ठीक है जी। डिवाइड कर दिया 5 से, 49,200 नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारी गुडविल ऑफ द फर्म सामने आ गई 1,96,800। लड्डू क्वेश्चन का एग्जांपल था, तो मैं आपको वैसे भी समझा चुका हूं। चलिए सर, सुपर प्रॉफिट आ जाइए। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? पहले तो सुपरमैन सुना तुमने? सुपरमैन बच्चों ने सबने सुना होगा। हाँ सर, मेरा भी फेवरेट चाइल्डहुड हीरो था वो, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं सर, सुपर का मतलब क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि नॉर्मल से एक्स्ट्रा, है ना। एक तो है नॉर्मल मैन, एक है सुपरमैन। तो सुपर क्या है? नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? सुपर प्रॉफिट्स। योगिता जी अब आ रही हैं क्लास में, बताइए क्यों कर रहे हैं ये बच्चे अपने साथ ऐसा? मुझे ये समझ नहीं आता। बताओ जी बताओ। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट आ जाओ इधर समझते हैं। सर एक नॉर्मल था, एक मैंने स्वीट शॉप का भी एग्जांपल दिया था ना, वही एग्जांपल ले लेता हूं। ये है हमारे नथुराम,
और ये है हल्दीराम, है ना। तो इनकी शॉप पे नॉर्मल प्रॉफिट्स आते हैं। कितने नॉर्मल प्रॉफिट्स आते हैं? ये बताया गया कि आप इन्वेस्टमेंट करो 1,00,000 रुपए की, या कितने की भी इन्वेस्टमेंट करो, आपको रिटर्न मिलेगा 10%। मतलब हम पहुंच गए एक मिठाइयों की दुकानों पे, वहां पे वो एक पूरी इंडस्ट्री थी। हमने पूछा भाई कितना परसेंट कमा लेते हो, अगले हर एक पर्सन से पूछा कितना कमा लेते हो। कोई कहता है 5%, कोई कहता है 5,000, कोई कहता है 10,000, लेकिन एक चीज पे सारे के सारे कंबाइंड थे। वो कहते हैं जी 10% तो हम कमाते ही कमाते हैं, यानी कि कुछ भी हो जाए, अगर आप दुकान खोलने की सोच रहे हो तो आपका 10% प्रॉफिट कहीं नहीं गया। ठीक है जी। अगर मेरे को ये सही लगता है कि हाँ भाई 10% मेरे लिए काफी है मेरे परिवार को पालने के लिए, तो मैं कहता हूँ हाँ, मैं डिसीजन ले लेता हूँ कि मैं इधर आ जाऊंगा, मैं भी इस इंडस्ट्री में आ जाऊंगा, यानी मैं भी हलवाई बन जाऊंगा। तो जी नॉर्मल प्रॉफिट्स का रिटर्न कितना है, रेट कितना है सर? 10%। मैंने बताया। अब हल्दीराम क्या लगता है 10% कमाता होगा? सर अगर हल्दीराम भी 10% कमाता होता तो नत्थूराम और हल्दीराम में फर्क क्या है? लेकिन यहां पे ये कमाता है क्या? ये कमाता है सर 15%। ठीक है जी। तो ये जो इनके दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, ये जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना 5% एक्स्ट्रा का, यही क्या है? सुपर प्रॉफिट है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? यही सुपर प्रॉफिट है। अच्छा, हल्दीराम के प्रॉफिट्स को ना हम कहते हैं एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स मतलब जो उसने मेंटेन कर रखे हैं ऐसे प्रॉफिट का एवरेज। सिंपल। ओके, बात समझ में आई है? आ जाओ जी, इधर समझते हैं। पहले बताओ ये समझ में आई पॉइंट? ये जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, किसी को यस कुछ सर। पूछना तो नहीं है? यस सर। ठीक है जी, तो आ जाओ इधर समझ लेते हैं सर। अब तो शेयर हो रहा है ये आपको, है ना? ठीक है जी। तो ये हमारे पास में हमने सीख लिया कि सर सुपर प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, यानी कि एक्चुअल हमारा प्रॉफिट जितना है उसमें से हम माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो हमारे क्या आ जाते हैं सर? सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होते हैं? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट होते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या लिख दिया सर? अरे कुछ भी नहीं लिख दिया। 1,00,000 रुपए का 10%। 1,00,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है जी, जो मैंने अभी बोला था। और उसका रिटर्न था ये, जो मैंने अभी एग्जांपल के अंदर बताया। ठीक है जी, चलें आगे। आ जाओ जी, एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जी, क्या लिखा है इसके अंदर एग्जांपल में, थोड़ा और ऊपर कर देता हूं। हाँ जी, यहां क्या लिखा हुआ है? ए फर्म ऑफ एबीसी, जिसकी की टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी 4.5 लाख। उस फर्म ने अर्न किए हैं प्रॉफिट पिछले 4 सालों में 70,000, 80,000, 120 और 1 लाख, इस तरीके से। अच्छा जी, अब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 15%। यानी कि किसी ने, उस इंडस्ट्री वाले किसी पर्सन ने उनको बताया कि कितना भी कमाओगे मरा गिरा तुम्हें 15% तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, ओके। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज। ठीक है जी,
अच्छा, ऑफ एवरेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर, वो जो पिछले 4 साल थे उनका एवरेज करके, ठीक है कर देंगे सर, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सबसे पहले तो एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स हमारे पास में कितने, ये रहा सर हमारे पास एवरेज। हमारे टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए थे सर, हमारे टोटल प्रॉफिट्स हो गए थे 3,70,000, सबको ऐड करके 70, 80, 1, 20 और 1 लाख को ऐड करके 3,70,000। 3,70,000 को हमने 4 सालों से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एवरेज आ गया कितना, 92,500। ठीक है सर, 92,500 हमारे पास में क्या है, हमारे एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स है। अब नॉर्मली एक पर्सन कितना कमाता है, कितने प्रॉफिट्स कमा लेता है सर, अगर आप 4 लाख 4.5 लाख रुपए लगाते हो, जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि भाई 4.5 लाख रुपए की उनकी कैपिटल थी, तो अगर आप 4.5 लाख रुपए डालते हो बिजनेस के अंदर तो उसका रिटर्न कितना आएगा आपको, 15% आएगा, 15% आएगा, जो कि बनता है कितना, 67,500। ओ माय गॉड, हमें कमाने चाहिए थे 67,500, हमने कमा लिए 92,500। सही है ना भाई, तो कहने का मतलब कितना एक्स्ट्रा कमा लिया, हमने एक्स्ट्रा कमा लिया 25,000 रुपए, और यही हमारा रिवॉर्ड है, यही हमारा सुपर प्रॉफिट है, ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। एक्स्ट्रा निकल गए ना, आगे निकल गए उनसे भी, कि नॉर्मली हर बंदा कितने कमा रहा है, 67,500, अपन कितना कमा रहे हैं, 92,500, 25,000 आगे। ठीक है सर, 25,000 आगे कमा लिए, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी टोटल गुडविल आ जाएगी सर, ये रही हमारी टोटल गुडविल, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 375,000। हाँ जी बोलो, किसी को मेरी बात समझ में ना आई हो, कोई भी भाई बहन या माता दोबारा पूछ सकते हैं। सर इसमें एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस होता तो? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन वाला सर एडवांस क्वेश्चन होता है, जो आगे आएगा, सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ सर हमारे पास में इस ओके असाइनमेंट सर, का, जो कि क्लास के एंड में होगा। ठीक। टिल देन यू हैव टू वेट। अभी तो सर सिखा रहा हूं ना धीरे धीरे। चले सर, चले आगे, किसी कुछ पूछने का तो नहीं है? नो नो सर। चलो बेटा चलते हैं आगे। हमें ये समझ में आ गया सर, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन अब एक बात ना हमारे को इस मेथड के अंदर ना थोड़ी सी मिसिंग है। इस मेथड के अंदर क्या मिसिंग है कि ना यहाँ पे ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को उन्होंने कंसीडर नहीं किया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को उन्होंने जो है वो कंसीडर नहीं किया। क्या है सर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी? समझना जरा ध्यान से। मेरी माता जी ये बताती हैं कि उन्होंने 10 पैसे के गोलगप्पे खाए हुए अपने जमाने में, जब वो छोटी थी। 10 पैसे समझते हो, 1 रुपए का 1/10। मेरे जमाने के अंदर जब मैं बच्चा था तो शायद गोलगप्पे आते होंगे 2 रुपए के। तुम्हारा जमाना आ गया, तुम्हारे जमाने के अंदर 20 रुपए के मिल रहे हैं, या शायद 30 रुपए के मिल रहे होंगे। क्या हुआ ऐसा जो 10 पैसे से चीज 20 रुपए तक पहुंच गई? सर ये तो यथार्थ है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? पैसे की वैल्यू जो होती है, इन्फ्लेशन होती है पैसे के अंदर। अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूं, सोच करके देखो, ध्यान से समझना मेरे एग्जांपल को, तभी एन्युटी मेथड समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं ये कहता हूं, मान लो कि भाई साहब आपके दादाजी के पास में 1 लाख रुपया था। आपके दादाजी के पास में जब वो जवान थे तब 1 लाख रुपया था, और आज आपके हाथ में 1 लाख रुपया है। क्या दोनों 1 लाख की वैल्यू सेम है? मेरे को सबका जवाब दीजिए। नहीं नहीं सेम नहीं है। नो सर। उस टाइम पे ना चलता था सर लखपति, वर्ड चलता था लखपति। पूछना हाँ दादा भी थे। साथ में हो ना, तो वर्ड चलता था लखपति, फिर आया करोड़पति, अब है अरबपति। अरबपति। कोई नहीं पूछता, कहते हैं हमें तो अंबानी बनना है, खरबोपति बनना है। क्यों, क्या हो रहा है ऐसा? क्या कारण क्या है भाई? सर सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास में रुपए की वैल्यू जो होती है ना वो घटती जाती है। ठीक है जी, जब मैंने बाइक चलाना सीखा था
तब मैंने पेट्रोल खरीदना शुरू किया था सर 45 रुपए का या 50 रुपए का, 50 रुपए का खरीदना शुरू किया था, आज वो पेट्रोल ऊपर चला गया, पेट्रोल के दाम ऊपर चले गए हैं। अगर मैं मांगने जाता हूं तो मुझे आधा लीटर पेट्रोल मिलेगा 50 रुपए में, 50 रुपए में आधा लीटर पेट्रोल मिलेगा, जबकि पहले मेरे को 1 लीटर मिलता था। तो मेरी कंजम्पशन तो कम नहीं हुई, लेकिन मेरे पास परचेजिंग पावर थोड़ी सी कम हो गई ना। बस इसी परचेजिंग पावर को रिकॉर्ड करता है किस मेथड के अंदर, एन्युटी मेथड के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं इसी परचेजिंग पावर को। आप लोग है ना इस चीज को अपनी कॉपी में लिखिए, मुझे बिल्कुल आपकी कॉपी में इस चीज का नोट चाहिए, और आप हिंदी में लिखिएगा। आप लिखिए जो मैं बोलने जा रहा हूं अभी, लिखिए कि ऊपर दिए हुए सुपर प्रॉफिट मेथड में, लिखिएगा बच्चों, सब लिखेंगे, ऊपर दिए हुए सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर एक कमी थी, एक कमी थी। वो कमी ये थी कि वो मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिकॉर्ड नहीं करता था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता था। अगली लाइन में लिखिएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है पैसे का डिक्रीज होना ड्यू टू इन्फ्लेशन, पैसे का डिक्रीज होना ड्यू टू इन्फ्लेशन। like rupees 100 doesn't have same value today and after 5 years। ठीक है जी, लाइक के बाद like rupees 100 doesn't have same value today and after 5 years। अगर मैं आपको 100 रुपए दूं आज के टाइम पे, याद है तुम्हारी बुआ आती थी घर पे और तुम्हें 100 रुपए दे करके जाती थी, 10 रुपए दे करके जाती थी, बड़े खुश होते थे। आज कोई आए 10 रुपए दे करके जाए, तुम कहोगे यार कितना चिंदी चोर है यार, ये कैसा, मतलब ऐसे कैसे यार, 10 रुपए में तो कुछ नहीं आता है ना। भिखारी भी नहीं लेते सर। अच्छा नहीं लगेगा, हम कहेंगे रख लो जी, खुद ही रख लो, अपने पास ही रख लो, हमें नहीं चाहिए, ये खर्ची के नाम पे हमारे को परेशान मत करो। ठीक है, तो आपने उसको क्या लिखा कि सर ये क्या नाम है, जो 100 रुपए हैं वो 100 रुपए आज और 5 साल बाद सेम वैल्यू के नहीं होंगे, यानी कि हमें सेम सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अच्छा आगे लिखो, ये मेथड उसी घटती हुई वैल्यू को रिकॉर्ड करता है, ये मेथड उसी घटती हुई वैल्यू को रिकॉर्ड करता है। ठीक है जी, जिसे एन्युटी मेथड कहते हैं, जिसे एन्युटी मेथड कहते हैं। और जिस तरह से ये वैल्यू गिरती है, और जिस तरह से ये वैल्यू गिरती है उसे डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं, उसे डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। ठीक है जी, पेन का सर एक बार रिपीट करना। हाँ, क्या कहां से रिपीट कर दूं बेटा? और के बाद से मैंने बोला जिसे एन्युटी मेथड कहते हैं, और जिस तरह ये वैल्यू गिरती है उसे डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब आपको जोन सी भी भाषा अच्छी लगती हो, देखो मैंने तो जो पढ़ा रहा था मैं उस हिसाब से मैंने बोल दिया। आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी जो भी आती हो उस लैंग्वेज में लिख लेना, लेकिन लिखना जरूरी है क्योंकि भैया कल को भूल जाओ और पहली बार ही पढ़ रहे हो। अच्छा देखो जी, अब मैं इस चीज को समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल। हाँ मेरी बच्ची बोल। जिस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं जिस तरह से ये वैल्यू
घटती है उसे डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। अभी दिखा देता हूं लाइव एग्जांपल यहां पे। ठीक है जी, चलूं आगे बोलूं। ये देखो जी, डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, 1 रुपए की वैल्यू आने वाले समय में कितनी घट जाएगी वो लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर के अंदर। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज जो 1 रुपया है ना, आज जो ₹1 है ना, उसको जब हम अगले साल पूछेंगे ना तो वो 0.86 हो जाएगा, यानी कि 86 पैसे हो जाएगा। फिर जो 1 रुपया आज है ना, वो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 75 पैसे हो जाएगा। यानी कि जो चीज हम खरीदते हैं ना, जो चीज हम खरीदते हैं 1 रुपए में आज, ठीक है जी, उसको हम नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि अगर वो चीज 1 रुपए की ही रही तो हमारे रुपए की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, 86.86 हो जाएगी, कम हो जाएगी, 0.75 हो जाएगी। तीसरे साल में 0.65 हो जाएगी, 0.57 हो जाएगी, 0.49 हो जाएगी, अप्रॉक्स आधा हो जाएगा। कितनी गिरावट आएगी टोटल मेरे इस रुपए में 5 सालों के अंदर? सर आपके रुपए में 5 सालों के अंदर 3.3522 की गिरावट आ जाएगी। इतनी गिरावट आ जाएगी 5 सालों के अंदर। बात समझ में आई? तो सर अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? और ये किस लिए बनाया गया है एन्युटी मेथड? ये हमारा था सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर, जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि डिस्काउंट फैक्टर क्या रिकॉर्ड कर रहा है। डिस्काउंट फैक्टर बता रहा है हमारे रुपए की वैल्यू कितनी गिर रही है। अच्छा जी, अब सोच करके देखो ध्यान से, अब जो बताने जा रहा हूं उसको और अच्छे से सुनेंगे आप सारे। ये चीज क्या है, कैसे रिकॉर्ड होती है, क्या काम करती है, ये तो हमने पता कर लिया, लेकिन गुडविल के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर इसका क्या रेलेवेंस है, आओ समझ लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था। मैंने क्या कहा था कि अगर सी ए और बी को ज्वाइन करना चाहता है, A:B, 2 पार्टनर थे, अगर सी ज्वाइन करना चाहता है तो उसे एज अ कैपिटल, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को, 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और एज अ गुडविल उसको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा पैसा है, ये एक्स्ट्रा पैसा है, ये देना पड़ेगा सर उसको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा। और ये 2 लाख रुपए जो दे रहा है ना, इसका बेनिफिट इसको फ्यूचर में मिलेगा, आने वाले सालों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर इसको मिलेगा। कितना मिलेगा? मान लो हम इसके क्या नाम है 5 इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, कि हम कहते हैं 5 साल के अंदर तेरा ये पैसा 2 लाख रुपए बाय वे ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स तेरे पास आ जाएगा। हम सी को ये बोल रहे थे, सीज एडमिशन। चलो स्पेलिंग जो भी है छोड़ो उसको, तेरा वापस आ जाएगा। तो कितना वापस आ जाएगा? 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 और 40,000, ऐसे करके वापस आ जाएगा। हमने मेथड 1 के अंदर यही देखा था ना अभी, कि हमने उनको उसको सांत्वना दी थी कि तेरे से ले जरूर रहे हैं हम ये एक्स्ट्रा पैसे अपनी गुडविल के, अपनी ब्रांड वैल्यू के, लेकिन तेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे ना जब आगे जाकर के, तो तेरे 40-40 हजार रुपए वापस आ जाएंगे। हमने उसको ये बोला कि ये तेरे पैसे वापस आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले, 5 इंस्टॉलमेंट 5 ईयर्स के अंदर 40-40 हजार रुपए तो एक्स्ट्रा कमाया करेगा। अच्छा जी, अब कहीं से ना सी को ये बात पता लग गई। कहां से पता लगी? मान लो हमारी ही क्लास से पता लग गई उसको, दिवाकर सर जाके बताए उसको कि यार ये तो तेरे को पागल बना रहे हैं, तेरे से आज 2 लाख रुपए ले रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के तो रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, ये तो सिर्फ 2 लाख ही बनते हैं ना, ये 2 लाख, ये सारा मिलाकर के कितना बनता है? 2 लाख। और तू आज 2 लाख जो देगा, और जो फ्यूचर में तेरे को 2 लाख रुपए रिकवर होंगे बाय वे ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, वो सेम नहीं होंगे, क्योंकि आज के रुपए की वैल्यू ज्यादा है, फ्यूचर के वैल्यू कम होगी।
मैंने ये जाकर के उसको सिखा दिया, बता दिया मैंने उसको। अब भाई साहब वो कहता है ऐसे कैसे। अब ये पहुंच गया ए और बी के पास में, ए और बी के पास पहुंच करके कहता तुम तो दोनों ठग हो, मेरे को परेशान कर रहे हो, 2 लाख रुपए मुझसे आज ले रहे हो। तो वो कहते हैं भाई 40-40 हजार रुपए करके तेरे को वापस मिल भी तो रहे हैं ना बाद में आगे जाकर के। तो कहता है नहीं, लेकिन ये उसके इक्विवेलेंट नहीं होंगे। जो आज 2 लाख रुपया है वो फ्यूचर का 2 लाख मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। अब ए और बी कह रहे हैं हाँ यार बंदा बात तो सही कह रहा है, नई चीज इन दोनों को भी सीखने को मिली। तो ना 2 प्रपोजल रखे गए, एक्चुअली छोड़ो दूसरा प्रपोजल, एक ही प्रपोजल रखा गया। क्या प्रपोजल रखा गया? कहता है सी इनको एक काम करो, सी का एडवाइस क्या है? सी कहता है अब मैं पढ़ लिख गया हूं तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, आप मेरे से 2 लाख रुपए मत लो, 1,60,000 रुपया लो एज अ गुडविल, और आने वाले टाइम पे मेरे को 40-40 हजार रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो मेरे को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी टोटल वैल्यू जो है 1,60,000 ही होगी। तो आप मेरे से है ना कम पैसे लो ताकि मेरे को ज्यादा पैसे मिले, और ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मेरी सेटिस्फेक्शन होगी। ये वाली स्कीम अच्छी है ना कि 1,60,000 दो और 2 लाख रुपए उसको मिले। यही चीज है इन्फ्लेशन को सही करने के लिए कि हम क्या कहते हैं, उसका प्रेजेंट फैक्टर कितना है, उसका प्रेजेंट फैक्टर कितना है, क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू है जो फ्यूचर में गिरने के बाद आएगी। तो फ्यूचर में 2 लाख रुपया 1,60 बन जाएगा। तो मुझसे आप आज 1,60 ही लो, आप मुझसे 1,60,000 रुपए ही लो, ताकि फ्यूचर में मेरे को 2 लाख रुपए मिले तो मेरी सेटिस्फेक्शन सेम रहे। ये कहानी है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि आज के रुपए की वैल्यू। तब जाकर के कहीं उसको शांति मिलेगी। वो कहता तब जाकर के मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तुम्हारे फॉर्म के अंदर अर्न किया है। अगर 2 लाख रुपए दे करके 2 लाख रुपए ही मेरे को मिलेंगे और उसकी भी वैल्यू कम होगी तो मैं कोई पागल थोड़ी हूं तो यहाँ पे 2 लाख रुपए की फर्दर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करूं। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट समझ में आई? बोलो जी, किसी को मेरी बात में कोई संशय हो तो अभी के अभी पूछने का है। सर ये बता दो डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालते हैं? सर इसके लिए एन्युटी टेबल होती है, और हमें ना अकाउंट का एग्जाम दे रहे हैं, मैथ्स का नहीं दे रहे, इस वजह से आपसे कैलकुलेट नहीं करवाई जाएगी सर। ठीक है सर। हाँ, आपके क्वेश्चन में गिवन होगा सर ये डिस्काउंट फैक्टर हमेशा। अच्छा जी, चलो फिर कोई नहीं पूछ रहा, इसका मतलब सबको समझ में आ गया। आ जाओ जी। किसी भी चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी होता है। किसी भी एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले याद रखना, सीधा टूट पड़ते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। आओ इसको एग्जाम्पल से समझ लें, नहीं समझ में आएगा, पहले उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ो कि ऐसा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, उसके बाद ही एग्जाम्पल समझ में आता है। आ जाओ, अब देखो, अब समझ में आएगा तुम्हारे। कोई ध्यान से देखना, इसको सबको हटा देता हूं। आओ जनाब। तो मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि हमारी गुडविल की बात कर रहे थे हम। हाँ ये रहा हमारा एग्जाम्पल। पढ़े? देखो क्या लिखा है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसने दे ही दिया आपकी बार निकाल के। मतलब पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज करके निकालना पड़ रहा था, अब उसने वो क्वेश्चन दे दिया। कहता है हाँ उस वाले क्वेश्चन के अंदर आप प्रैक्टिस कर चुके, आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो उसने कैलकुलेट करके दे दिया कितने हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने हैं, 65,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 4 लाख, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट करी थी 4 लाख की। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था, 12%, यानी कि 4 लाख का 12% हम कितना कमा सकते थे, 12 चौक 48, 48,000 हम कमा सकते थे, और हमने कमाए हैं कितने, 65, है ना जी? मजा आया? एक्स्ट्रा कमाया? हाँ सर बिल्कुल कमाया कुछ एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा कमाया? 17,000। 17,000।
अब की बार 17,000 हमने कमाए हैं, ठीक है। 17,000 कमाने के बाद हम इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अभी, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में कितने की प्रेजेंट वैल्यू है। देखो पहले वाला सिस्टम क्या कहता था, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब हम कहते हैं नहीं, अब हमारे को ज्ञान हो गया है कि फ्यूचर में रुपए की वैल्यू गिरेगी, तो बिल्कुल सटीक वैल्यू निकालनी है हमने। 17,000 को 17,000 को, यार ये तो कट गया बिल्कुल, जैसे ये जो हमारे एक्स्ट्रा प्रॉफिट आए हैं 17,000 को, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 पॉइंट, मतलब कितना गिरेगा, इतना गिरेगा टोटल इतने सालों में, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अप्रोक्स कितना आ गया, 61,281 रुपीस। 61,281 रुपीस इज अवर गुडविल। ठीक है जी। अगला जी हमारे पास में कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत ही आसान मेथड होता है सर, ध्यान से देखना। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है, कैपिटलाइजेशन मेथड ये कहता है, अच्छा तुमने वो सुना होगा ना कि किसी परसेंटेज को कम है उससे हम एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लें। इफ इट इज 10% देन व्हाट वुड बी 100%। ये तो पता होगा ना सबको कि अगर कोई वैल्यू, अगर मैं कहता हूं कि किसी अमाउंट की वैल्यू 50,000, कोई अमाउंट है 50,000, अब ये 50,000 अगर 10% है तो बताओ 100% कितना होगा, तो वो कह देता है सर 5 लाख। तो इसी तरीके को ना हम पता है क्या कहते हैं, इसी तरीके को हम क्या कहते हैं, इसी तरीके को कहते हैं सर हम अपने पास में कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि इसको कैपिटलाइज कर दो, इसका 100% पता कर दो। ठीक है जी, ओके। अच्छा देखो सर ध्यान से, नेट टेंजिबल एसेट्स कितने थे इसके पास में, 4,10,000। मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं, देखो अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, ध्यान से देखना मेरी बात, और मेरे पास में एसेट्स हैं 4,10,000 रुपए के, ठीक है ना, और मेरी कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है। नेट का मतलब क्या हो गया, नेट का मतलब है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस करने के बाद। तो अगर मेरे पास में इतने के नेट एसेट है तो मेरी ये वाली साइड भी जाहिर सी बात है सेम ही होगी, और इधर हम क्या कहते हैं, कैपिटल, और इस कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा 4,10,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है? हाँ सर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। हमारे एसेट्स के ऊपर हमारे मालिकों का अधिकार होता है, नेट एसेट्स के ऊपर, नेट एसेट्स के ऊपर, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमारे नेट एसेट अगर 4,10,000 है तो हमारे मालिकों की कैपिटल भी कितनी है, 4,10,000 ही है, जिसको कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी कह देता ना, अगर मैं अभी ये बात बोल देता ना कि हमारे पास में क्या नाम है, नेट एसेट को ही आप कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो, तो कोई बच्चा कहता कि सर ये क्या है, कभी तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हो, कभी आप कहते हो कि नेट एसेट। तो नेट एसेट क्यों कैपिटल एम्प्लॉयड है, पहले मैंने ये बताया आपको। अच्छा जी, तो हम कहते हैं सर 4,10,000 रुपए के हमारे पास में टेंजिबल एसेट्स थे, ओके। एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर वो कितने थे, 60,000 के थे, 60,000 के थे, ठीक है जी। अच्छा अब हमारे को क्या कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल पता करनी है। सबसे पहले
तो हम ये कहते हैं हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस के अंदर। हमने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था 4,10,000। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 12%। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, हमने कितने प्रॉफिट कमाए हैं? 60,000 रुपीज के हमने प्रॉफिट कमाए हैं। ठीक है, शायद मैं इस लाइन को पढ़ना भूल गया था कि क्या नाम है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। हाँ जी, शायद मैं इसको बोलना भूल गया। तो 12% हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे पास में रिटर्न आता है, 12%। अब ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर हमने 60,000 रुपए कमाए हैं जो कि इक्वल है किसके? 12% के, तो बताओ 100% कितना होगा? यानी कि अगर हमारी रिटर्न हमारी इन्वेस्टमेंट का 12% है तो बताओ हमारी एक्चुअल रिटर्न कितनी है? तो मैं क्या करता हूं, 60,000 को डिवाइड कर देता हूं सर 12 से, मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट पता लग जाती है मेरे को। और ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई मेरी? ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई सर 5 लाख। 5 लाख। जबकि क्वेश्चन मुझे क्या बता रहा है? ये मेरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी 5 लाख रुपए, जबकि मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4,10,000। और प्रॉफिट्स को मैं अपनी कंसीडरेशन के अंदर ले चुका हूं। प्रॉफिट से ये कैपिटल बड़ी नहीं है, यानी कि मेरी प्रीवियस कैपिटल कितनी थी? 4,10,000, और मेरी कैपिटल कितनी दिखाई दे रही है? 5 लाख, जिसके अंदर की मैं प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर चुका हूं। तो ये 90,000 रुपए का अंडा किसने दे दिया? गुडविल ने दे दिया। गुडविल क्या है हमारी? 90,000 रुपीज। बात समझ में आई? दोनों का डिफरेंस ये है कैपिटलाइजेशन मेथड। बोलो जी, जो कैपिटल होनी चाहिए और जो कैपिटल है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है? गुडविल। गुडविल। ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी, ये थे हमारे मेथड्स ऑफ गुडविल। लो सर, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या लिखा है इसके अंदर? 2 पार्टनर थे, ली एंड लॉसन, ठीक है, और वो इक्वल पार्टनरशिप में थे, इक्वल। उन्होंने हिक्स को, यानी कि नए किसी पर्सन को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन प्रॉफिट्स जो 4 साल के अंदर कमाए गए हैं मिस्टर ली एंड लॉसन के द्वारा, ठीक है, इसके ऊपर उसको कैपिटल जो इसके इन प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड उसको क्या करनी पड़ेगी? गुडविल निकालनी पड़ेगी, अलग अलग मेथड से, अलग अलग मेथड से। ठीक है जी, हम सारे मेथड से निकाल सकते हैं, हम सारे मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन एक मेथड के लिए अब यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी इनकी? 5 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 20% था। हम ना सारे मेथड से निकाल सकते हैं, अभी हमने जितने भी सीखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एक मेथड से नहीं निकाल सकते। बोलो कौन सा? बोलो कौन से मेथड से नहीं निकाल सकते? एन्युटी मेथड से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसने हमारे को डिस्काउंटेड अमाउंट नहीं दे रखा। यस सर। ठीक है जी, देखना सर, वेटेड एवरेज मेथड दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, और मतलब जितने क्वेश्चन, जितने हमने मेथड सीखे हैं उन सबसे निकाली हुई है। एक लड्डू सा क्वेश्चन है सर। एन्युटी दिया तो हुआ है। एन्युटी का सर फैक्टर बाद में उसने ना यहाँ पे लिख दिया आंसर के अंदर, कह रहा है अजम्पशन कर लो, एजम्पशन ले लो कि हमारा क्या नाम है जो है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इतनी है, इतना। ये फैक्टर वो कहां से लेकर के आया है? ये इसकी बात कर रहे हैं ना, एन्युटी दिया हुआ है और ये
डिस्काउंटेड प्राइस दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन के शुरू में देना चाहिए था ना, आंसर के अंदर थोड़ी देना चाहिए था, यस सर। है ना? तो इसकी गलती है ये, ठीक है। अच्छा खैर, ये आप करोगे जी, ये आपके गले पड़ गया क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड। बुक सबके पास रहनी चाहिए उस टाइम पे जब हम काम कर रहे हैं, और सिर्फ देखना नहीं है, हमें लिखना भी। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन, हाँ ये रहा, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है। हाँ, तो बोलता है कि ना हमारी कैपिटल इन्वेस्ट हमने की थी 1,50,000 रुपए, ठीक है जी, और हमें इस तरीके से प्रॉफिट हुआ 40,000 का, फिर 36,000 का, उसके बाद लॉस हुआ, एक बार ही लॉस भी हुआ, तो इसको बेटा माइनस कर दो, ठीक है सर। और फिर प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए का। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% और रेट ऑफ रिस्क ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 2%, यानी कि उसने ना अलग अलग करके दे दिया। कहता है मार्केट रेट को अगर मानो और साथ में रेट ऑफ रिस्क ऑफ रिटर्न को मान लो, मतलब ये दोनों को ऐड कर देंगे जी, 12% है हमारा टोटल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर कि अगर ऑल्टरनेटिवली वो कहीं और काम करता तो उसको 6,000 रुपए पर मंथ अमाउंट रिसीव होता। 6,000 रुपए पर एनम लिखा, सॉरी, अगर वो बिजनेस के अंदर एंगेज नहीं होता तो उसको 6,000 रुपए पर एनम की सैलरी मिलती, ऐसा लिखा हुआ। अच्छा, you are required to compute the value of goodwill on the basis of 5-year purchase। 5 ईयर दिए हुए हैं हमारे को, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने? 5 ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। यानी कि वही चीज दी हुई है जो मैंने शुरुआत में बोली थी कि उसके पास में ऑप्शन थे कि वो नए बिजनेस को ज्वाइन कर ले, या फिर कहीं पे क्या नाम है जो है वो पुरानी पार्टनरशिप को ज्वाइन कर ले, या फिर नया बिजनेस खोल ले। अगर वो नहीं करता तो उसको वो नौकरी करने का भी ऑप्शन रखता है अपने पास में 6,000 रुपए पर एनम के हिसाब से। अच्छा, यहां हमारे प्रॉफिट्स दिए हुए कितने? 40,000, 36,000, 50,000, लॉस है 6,000 के, तो हमारे टोटल एवरेज प्रॉफिट कितने हो गए? 1,20,000। इसमें से मैंने लेस कर दी सर रेमुनरेशन। रेमुनरेशन सर ध्यान से सुनना मेरी बात, ये रेमुनरेशन हमने माइनस क्यों की है 6,000 रुपए? इसका हमारे से क्या लेना देना था? बोलो जरा, कोई बता सकता है मेरे को? सर मिलते हैं ना हम लोग को यहाँ। ये तो ऑल्टरनेट था ना। बोलो सर, एक बारी फिर पढ़ लो उसको। रेमुनरेशन फॉर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज इन बिजनेस, बताएगा कोई मेरे को? सर ये नॉर्मल लॉस है ना? नॉर्मल क्या है? लॉस। लॉस कहां से आ गया? सर ये 6,000 नॉर्मल लॉस है, नीचे वाले 6,000 जो है वो सैलरी है, रेम्युनरेशन। जी, जो एक बिजनेस कर रहा है वो दूसरे बिजनेस को भी करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं अगर ये कहता हूं कि मैं किसी के यहाँ जाके नौकरी कर सकता हूं, तो ये उसके हिसाब से खर्चा है ना, मेरे हिसाब से ही तो इनकम है। इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि अगर अपना बिजनेस खोलूंगा तो मुझे भी अपना कोई एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जिसको 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यस सर। ये है, हमने माइनस कर दिया 6,000 रुपए लो सर। ये क्या होगा? ये 6,000 हमने माइनस कर दिया। हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए थे जो कि आए थे कितने? 30,000। कैसे आए थे ये? 1,20,000 को हमने डिवाइड कर दिया था, 4 साल थे ना। हाँ, 1,20,000 रुपए को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया सर? 30,000। 30,000 रुपए से हमने 6,000 रुपए और माइनस कर दिए, तो हमारे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कितने हैं? 24,000, 24,000।
अच्छा, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12% है, 12% है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी ऊपर क्वेश्चन के अंदर हमने देखी थी, क्या 1.5 लाख थी? यस सर। सबसे ऊपर थी 1.5 लाख। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा इसको? 18,000 रुपए, जो कि है 1.5 लाख रुपए का 12%। कितना बनता है? 18,000। और इसने कमा कितने लिए? 24,000। मानते हो? तो 24,000 रुपए अगर इसने कमा लिए तो 6,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए, है ना। अब 6,000 रुपए को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो तुम्हारी गुडविल सामने आ जाएगी कितनी? 30,000 रुपीज। ठीक है जी, ओके। सोते हुए लोगों, ओके और नॉट ओके? यस सर। यस सर। ओके सर। यस सर। सोते Yes, हुए sir. पढ़िए, मजबूरी में, डन सर। निकम्मे। सुनो इधर, अब एक हमारे पास में हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? ध्यान से देखना एक बार। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, ये तो 12th में भी तुमने पढ़ा था। देखो, मान लो मेरे पास में है ना एक टेबल है, ये इसका एक पाया यानी कि एक पैर, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। क्या हाल है इस टेबल का आप सोच सकते हो ना। मतलब इक्वल नहीं है ये सारे के सारे, अलग अलग है ना। अब मुझे अगर इनको सबको एक शेप देनी है, एक शेप देनी है, ये 3D इमेज नहीं है, कभी सोचोगे 3D इमेज है, ठीक है। अगर एक शेप देनी है तो मुझे कहीं पे तो बेस रखना पड़ेगा ना। मैं क्या बोलूं कि सर मैं ना इसको ले लेता हूं, बेस इसको ले लेता हूं और बाकियों की टांगे काट देता हूं, इतनी इतनी काट देता हूं सबकी, इसको बेस लेकर के। मानते हो? या फिर मैं क्या कहता हूं, इसको बेस ले लेता हूं और सब में है ना, सब में है ना इतना इतना एडिशन कर देता हूं, यानी कि इसकी इतनी टांग बढ़ा दी, इसकी इतनी बढ़ा दी और इसकी इतनी बढ़ा दी, है ना। है कि नहीं है? मानते हो कि नहीं मानते हो मेरी इस बात को कि सर एक को तो बेस लेना पड़ेगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर वो शालिनी का मैसेज आ रहा है, उसको प्लीज ऐड कर लो, गलती से उसे लीव हो गया था शायद नेटवर्क इशू की वजह से। बेटा मैं तो ऐड तभी कर सकता हूं जब मेरे पास यहाँ दिखाई देगा। वो कह तो रही है। नहीं, उसने ज्वाइन ही नहीं किया। उसको बोलो फटाफट से ज्वाइन करे। मैं एक बार वीडियो को रोक देता हूं बीच में। तो मैं बोल रहा था हमें ना कोई बेस लेना पड़ता है, बेस लेना पड़ता है, ठीक है जी। अब देखना जरा इस एग्जाम्पल को समझना, हिडन गुडविल के क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से एकदम प्यार से आराम से। ए की कैपिटल थी 20,000, बी की कैपिटल थी 15,000 और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इक्वली। उन्होंने सी को एडमिट किया 18,000 रुपीज के लिए, ठीक है जी, और स्वीकारा कि वो उसको 1/4 शेयर दे देंगे। अच्छा जी, अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या है? 72,000। चेक करना जरा 72 है कि नहीं है, बोलो। 20 और 15 35, बोलो, देखना जरा। फॉर एग्जांपल ए, बी और सी तीनों की कैपिटल मेरे को 72 तो नहीं लग रही। द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म नाउ ऑट टू बी, अच्छा, फॉर द सिंपल रीजन दैट इफ सी कंट्रीब्यूट 18,000 1/4 शेयर, छोड़ो इसको, छोड़ो यहां पे आते हैं, इधर समझते हैं इसको। ये लो, क्योंकि उसके चक्कर में पढ़ोगे तो वहां पे प्रॉपर नहीं दिया हुआ। इधर देखो, वहां पे लिखा हुआ था ऑट टू बी, मैंने उस चीज को पढ़ा नहीं था। देखना सर, ए की कैपिटल है मान लो 20,000, बी की कैपिटल है मान लो 15,000 और सी जो है ना वो 1/3 शेयर के लिए मैंने बनाया ये, ठीक है, 1/3 शेयर के लिए
उससे कैपिटल मांगी जा रही है कितनी, उससे कैपिटल मांगी जा रही है, कैलकुलेटर, लेट्स से 30,000। 20 प्लस 15 और प्लस 30 कितना होता है? बोलो बच्चों। 45 और 65 65 65 जी। अगर हम ये बेस लेते हैं कि 30,000 1/3 शेयर है, तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3/1 यानी कि 90,000 होनी चाहिए, है ना। अगर हम सी को बेस मान लेते हैं, अगर कोई हमसे ये कहता है कि भाई आप 30,000 लाइए और हम आपको अपनी पार्टनरशिप के अंदर 1/3 शेयर देंगे एज अ कैपिटल, एज अ कैपिटल, तो हम कहते हैं भाई सीधी सी बात है, फिर तो 90,000 होनी चाहिए, 65 टोटल अभी आ रही है। तो हम क्या कहते हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये क्या है? हमारी हिडन गुडविल। जो भी अमाउंट आ रहा है यही लिखा है बस वहां पे। अच्छा, ये था हिडन गुडविल। वापस चलते हैं। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताया था आप लोगों को। जरूरत क्या है गुडविल को, क्यों करें वैल्यूएट? तो सिंपल सी चीज है सर, जब भी पार्टनरशिप के अंदर चेंज आएगा, चाहे किसी के एडमिशन पे हो, एडमिशन होगा, एक और बंदा आ रहा है, जुड़ रहा है हमारे साथ में, तो चेंज आएगा। रिटायरमेंट होगी तो चेंज आएगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ गया यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रही है, तब भी चेंज आएगा। तो ऐसे समय पे हमें गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि हमारी गुडविल है कितनी। क्यों सर, क्या जरूरत है? जितनी है उतनी है। हमें क्या जरूरत है ये जानने की कि भाई कितनी गुडविल है हमारे पास? अरे जरूरत है, जरूरत इसलिए है ताकि चेंज होने से, ध्यान से सुनना मेरी बात, फर्म के अंदर कुछ भी चेंज होने से किसी बंदे को प्रॉफिट और किसी बंदे को लॉसेस हो सकते हैं, हाँ या ना? बताओ, बोलो। हो सकते हैं। प्रॉफिट्स भी होंगे, लॉसेस भी होंगे, चीजों का उथल पुथल होगी कुछ ना कुछ, तो क्या नाम है, प्रॉफिट्स या लॉसेस भी होंगे। तो बस उसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए कि किसको प्रॉफिट हुए, किसको लॉसेस हुए, उसका इफेक्ट देखेंगे कि भाई कौन किसको क्या देगा। होता दरअसल ये है, जिसको गेन्स होते हैं ना, यानी कि जिसको प्रॉफिट्स होते हैं, वो पार्टी देता है किसको? उस पर्सन को जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, यानी कि जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, ये बोला मैंने, सेक्रीफाइस कर रहा होता है मतलब सीधी सी बात है, सिंपल सी चीज है कि अगर हमारे पास में कोई भी सेक्रीफाइस कर रहा है, याद रखना हमेशा इस चीज को, अगर पार्टनरशिप के अंदर किसी भी तरीके से चेंज आ रहा है, एक ही गोल्डन रूल है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज को समझने के बाद। अगर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रही है, अगर आपका एडमिशन हो रहा है किसी नए पार्टनर का, या पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, तो हो क्या रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर फर्क पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है? किसी को प्रॉफिट हो रही है, किसी को लॉसेस हो रही है। तो सर जिन भी लोगों को लॉसेस होंगे ना, उनको पार्टी दी जाएगी बाय वे ऑफ गुडविल। किनके द्वारा? उन लोगों के द्वारा जो गेन कर रहे हैं। ये एक गोल्डन रूल, ये एक गोल्डन रूल है जी। इसके अलावा आपने जो भी समझ रखा है आज तक कि अच्छा रिटायरिंग पार्टनर को पार्टी मिलती है, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल पे करना पड़ता है, या फिर एडमिशन के टाइम पे इनकमिंग पार्टनर जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल देता है, ये सारी बातें हटा दो। सिर्फ एक बात याद रखो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट मिलता है, देता कौन है? गेनिंग पार्टनर्स, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। ठीक है, आ जाओ जी। अब इसी चीज के साथ में हम इवेल्युएट करते हैं अपनी गुडविल को इन केस ऑफ
एडमिशन, जब एक पर्सन का एडमिशन होता है, जब एक पर्सन का एडमिशन होता है तो बाकी लोगों को लॉसेस होते हैं, ये बात मानते हो? सिंपल सी चीज है। ये देखो, मैं और आप दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहे थे आधा आधा, ठीक है। अब एक तीसरा पर्सन, एक तीसरा प्राणी, आपका पड़ोसी हमारी पार्टनरशिप में घुस गया और बोला सर मेरे को भी 1/3 शेयर दो। तो देखो ये 1/3 शेयर हमने उसको दे दिया, मतलब यहां से लेकर के यहां तक किसका है? अब पड़ोसी का है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, इसका सैक्रिफाइस किसने किया? एक पार्टनर ने किया। और ये जो पोर्शन था इसका सैक्रिफाइस किसने किया? इस पार्टनर ने किया। और इन दोनों के सैक्रिफाइस से गेन किसने किया? सर न्यू पार्टनर ने, इसने किया। समझ में आई मेरी बात? यस सर। तो क्यों ना एक काम किया जाए कि एक बात बोली जाए कि न्यू पार्टनर will pay share of goodwill to sacrificing partners. बोलो जी, न्यू पार्टनर कौन था? गेनिंग पार्टनर था। इसको तो गेन हो ही रहा है। आज से पहले इसका शेयर 0 था, आज के बाद इसका शेयर 1/3 बन जाएगा, है ना। तो ये रूल चलेगा जी एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर गुडविल से रिलेटेड। गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, सुनो जी, सुनो बच्चों, वापस। सर इस सैक्रिफाइस को हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम कहते हैं सर ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस हो जाता है हमारे पास में, सैक्रिफाइस आ जाता है कि भाई मेरी ओल्ड रेशियो तो यहीं पे देखते हैं। मेरी ओल्ड रेशियो, अगर मैं एक पार्टनर की बात करता हूं, ये कौन था? ये था ए, ये था बी, ठीक है। मेरी ओल्ड रेशियो क्या थी? मेरी ओल्ड रेशियो थी सर हाफ ए की। और न्यू रेशियो कितनी है सर? 1/3 हो गई है। ऐसे ही बी का पुराना कितना था? हाफ, और न्यू कितना है? 1/3। तो ओल्ड माइनस न्यू करके हम सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं, और हमारा सैक्रिफाइस सामने वाले का क्या होगा? गेन होगा, ठीक है जी। चलो अब इस चीज को देखते हैं कि किसको कितना गेन हुआ। यहाँ पे एक एग्जांपल रखते हैं हम अपने पास। देखो एग्जांपल के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो एग्जांपल के अंदर क्या लिखा हुआ है। निगम और धमीजा दो पार्टनर थे जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते थे इक्वली, ठीक है जी। दे एग्री टू टेक घोष एज 1/3 पार्टनर, यानी कि 1/3 शेयर हम उसको देंगे। नाउ 1/3 शेयर ऑफ घोष may come out of sacrifice by निगम एंड धमीजा इक्वली। ये लिखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। कि सिर्फ बोला, उन्होंने बोला कि हम तुझे दोनों देंगे मिल करके, जो तेरे को नया शेयर मिल रहा है, तू जो एडमिट हो रहा है हमारे पास। तो अब इसका पैटर्न क्या होगा? इसका पैटर्न ये होगा सर कि निगम का पहले का शेयर कितना था सर? हाफ था। उसका न्यू शेयर कितना है सर? 1/3 है। हाफ में से 1/3 गया तो उसने कितना सेक्रीफाइस कर लिया? 1/6 था। ऐसे ही धमीजा के साथ में हाफ था, अब 1/3 मिल रहा है, तो इसका सेक्रीफाइस कितना था? 1/6। इन दोनों का सेक्रीफाइस क्या हो जाता है? गेन हो जाता है। पहले घोष का ओल्ड शेयर नील था, अब उसको 1/3 मिल रहा है, यानी कि उसने सेक्रीफाइस तो कुछ किया नहीं, उसको गेन हो गया। और इन दोनों को ऐड करके देख लो, 1/3 ही बनता है। 1/6 और 1/6 1/3 बनता है। तो जो निगम और धमीजा ने दिया उसको किसने ग्रैब कर लिया? घोष ने। ठीक है सर, ये तो एक छोटी सी बात थी।
हमें तो कैलकुलेट करनी है, अब गुडविल सीखनी है कैलकुलेट करनी। ठीक है जी, देखना सर कि गुडविल किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। और इस चीज को कैलकुलेट करने से पहले एक जनरल रूल अपनी कॉपी में लिख लो सारे बच्चों। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट इज नॉट recommended to raise goodwill account but to show the adjustment of goodwill through partners capital account, through partners capital account। इसको अगर आपकी बुक है तो उसके अंदर मार्कर से ऐसे ही मार्क कर लो जैसे मैंने किया है, क्योंकि जो चीज तुमने 12th में सीखी है ये उससे अलग है। मार्क कर लो बेटा, सारे मार्क कर लो। ठीक है जी, इस चीज को मार्क कर लो। सर एक बार दोबारा समझाना प्लीज। मैंने अभी तक समझाया नहीं है, मैंने ये केवल बोला है कि आप इसको मार्क कर लो। समझ में ओके तो अभी आएगा जब मैं समझाऊंगा, मैंने कहा केवल मार्क कर लो। वो नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था, मुझे लगा आपने बता दिया। इसके अंदर ये लिखा है, बता देता हूं इसका हिंदी अनुवाद, कि आप गुडविल को रेज नहीं करेंगे, गुडविल का अकाउंट रेज नहीं करेंगे, यानी कि गुडविल का अकाउंट नहीं बनाएंगे। आप इसे, इस गुडविल को थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही एडजस्ट करेंगे, ये लिखा है इसके अंदर। अब ये तो है केवल हिंदी अनुवाद, इसका फर्क क्या पड़ेगा ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जो 12th से अलग है, जो आपने 12th में पढ़ा उससे अलग है। ठीक है, आ जाओ जी, एक एग्जांपल लेते हैं ना, फिर आपको मजा आएगा, फिर आपको समझ में भी आएगा, तभी पता लगेगा कि एग्जैक्टली हो क्या है। ये एग्जांपल ले लिया सर हमने, ये उठा लिया फर्स्ट एग्जांपल। क्या लिखा है इसके अंदर? लिखा है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। दे वांट टू एडमिट D इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। D लेकर के आया 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, ये लिखा है आप लोगों के सामने कि भाई उसको कितना शेयर दिया जाएगा, 1/5 दिया जाएगा, और 1/5 दिया जाएगा, इसके लिए उससे 30,000 रुपए तो कैपिटल के मांगे गए हैं और 10,000 रुपए गुडविल के शेयर के मांगे गए हैं, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट मांगा गया, एक्स्ट्रा अमाउंट मांगा गया। ये पॉइंट ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अच्छा, अब पहले करते हैं सर हम क्लास 12th में क्या करते थे, देखो ध्यान से, और कोई भी अपनी कलम नहीं चलाएगा। इन क्लास 12th हम क्या एंट्री करते थे? हम कुछ इस तरीके से एंट्री करते थे सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि हम रेज कर देते थे क्या, गुडविल को, गुडविल का अकाउंट खोल करके, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हम कहते थे हमारे पास में 40,000 रुपया आया है, जिसमें से कि 30,000 रुपया तो सी की कैपिटल का है और 10,000 रुपए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, यानी कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर के आया। अब मुझे एक बात बताओ सबीना जी, कि ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा वो किसके लिए लाया है, बताओ। सर गुडविल के लिए लाया है ना? गुडविल के लिए तो लाया, लेकिन इस गुडविल को लेगा कौन? डी लेगा शायद। डी कौन है? ए एंड बी लेंगे, या फिर ए बी सी को छोड़ो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लेंगे। इसको हमने एडमिशन दिया, ये हमारे लिए तोहफा लेकर के आया। वो तोहफा किस लिए है? क्योंकि अपना पेट काट करके हमने इसको अपना शेयर दिया है, अपना शेयर दिया है, तो ये हमें एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है। 10,000 रुपए किस में बटेंगे? ये बटेंगे सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अंदर। तो अब हम अगली एंट्री क्या करते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी
और टू सी ये करते थे हम कि 10,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन थे? 4,000, 4,000 और 2,000। ये ओल्ड माइनस न्यू करके निकल करके आ सकता है। किसने सैक्रिफाइस किया? ए, बी और सी तीनों ने सैक्रिफाइस किया। ये करते थे हम, ये 2 जनरल एंट्रीज करते थे अपनी क्लास 12th के अंदर। यस सर। है ना? बोलिए सर, किसी को कुछ कहना है इस बारे में? तो ये करते थे हम क्लास 12th के अंदर इस तरीके से, क्या कि हम गुडविल अकाउंट रेज कर देते थे। लेकिन अब हमारे को क्या, अभी हमने क्या उसको किया है हाईलाइट, हमने हाईलाइट किया है सर कि हमें रिस्ट्रिक्शन है, हमें इंस्ट्रक्शन है, सॉरी रिस्ट्रिक्शन नहीं, इंस्ट्रक्शन है कि आप गुडविल अकाउंट रेज नहीं करेंगे और सर आप इसको पार्टनर्स की कैपिटल के थ्रू ही काम करेंगे। अब चेंज हो गया रूल, तो अब हम क्या करें? अब हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले तो जरा जो ये जर्नल एंट्री देख लो और मैं कुछ समझाऊं उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, यहां पे जो लिखी हुई है जनरल एंट्री, पहले ये देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल 4,000, बीज कैपिटल 4,000, सीज कैपिटल 2,000 और डीज कैपिटल 30,000। ये जनरल एंट्री लिखी हुई है। आप मुझे एक बात बताना, सारे व्यक्ति, सारे बच्चे मेरे को एक बात बताना कि हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैश टू कैपिटल की एंट्री करते थे ना, ऐसे ही है बैंक टू कैपिटल अकाउंट। बैंक टू कैपिटल अकाउंट आया कौन है? आया सिर्फ डी है, और यहां पे इन्होंने ए, बी और सी के अकाउंट को भी क्रेडिट करके और बैंक को डेबिट कर दिया। क्या ए, बी और सी कुछ पैसा लेकर के आए थे? मुझे जवाब, उन्हें गुडविल का शेयर मिल रहा है। क्या ए, बी और सी कोई पैसा लेकर के आए थे? नो सर। नहीं No, लेकर sir. के आए। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, बी, सी कैसे हो गया? कोई बता सकता है मेरे को? सर गुडविल मिल रही है ना, गुडविल का शेयर। गुडविल का शेयर मिल गया। बेटा आप कौन, एक बार नाम बताइए। रिया। रिया जी, अच्छा अच्छा, ठीक है, गुडविल का शेयर मिल गया, ठीक है। तो और कोई तो नहीं बोलना चाहता, या बोलना चाहता है, बताना चाहता है मेरे को? सर मर्ज एंट्री है मेरे हिसाब से। मर्ज एंट्री है मेरे हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा, और कोई मेरा भाई या बहन कोई भी बोलना चाहता हो? बोलो जी, बोलो। सर कंबाइंड एंट्री है ना? कंबाइंड एंट्री है, एक और जवाब यही सेम। अच्छा, कंबाइंड एंट्री है, लेकिन सर मेरे को तो यहाँ पे इस एंट्री के अंदर कोई भी कंबाइंड कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा। सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो पहले क्रेडिट हो रही थी, अगली एंट्री में जो डेबिट हुई है उससे वो हट गई और बाकी के वैसे ही आ गए। बिल्कुल सही रिया जी, आप भी और बच्चे आप भी, और जो जवाब दिया जिन लोगों ने कंबाइंड एंट्री, वो भी सुनिए ध्यान से। ये एंट्री हम करते थे। अब हमें पता है क्या इंस्ट्रक्शन दे दी गई? हमें ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि सर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना, बनाना ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा नहीं बनाना ना, तो ये लो हम यहां से इसको उड़ा देंगे। डेबिट से उड़ा दिया, ऊपर वाली एंट्री में क्रेडिट से उड़ा दिया, और नीचे वाली एंट्री में डेबिट से उड़ा दिया। 10,000 10,000। अब जरा एंट्री को ऑब्जर्व करना, क्या लिखा हुआ है। ये तो डी था, इसका पर्सन का नाम सी नहीं था, डी था। हाँ, अब देखना जरा यहाँ पे क्या एंट्री लिखी हुई है। अब क्या एंट्री बन रही है? बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 से हमने जो लिखी, ये देखो 40,000। टीज अकाउंट क्रेडिट है 30,000 रुपए से, ये ले सर ये 30,000। और ए, बी और सी के अकाउंट क्रेडिट है 4,4 और 2,000 से। यानी कि हमने भी एंट्री ठीक की है, इन्होंने भी एंट्री ठीक की है। सिंपल सी बात ये है, हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं करना, ना ओपन करना ना क्लोज करना। अब डायरेक्ट एंट्री बनाओ।
हाँ जी, किसी को ये बात समझ में ना आई हो तो बताओ, बोलो बच्चों। ये इंस्ट्रक्शन थी हमारे को, ऊपर दिया गया था, ऊपर दिया गया था, ये देखो ये इंस्ट्रक्शन हमने फॉलो की है। क्या आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, आप इसकी एंट्री डायरेक्ट अकाउंट से करेंगे। ठीक जी, चलो आगे चलते। ये लो सर, एग्जाम्पल नंबर 2, ए एंड बी आर पार्टनर, इक्वल पार्टनर्स, और उन्होंने सी को एडमिट किया 1/3 पार्टनर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल वाज वैल्यूड एट 1,20,000। ये 1,20,000 पूरी फर्म की गुडविल है। ठीक है जी। द जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी, ये ध्यान से एक चीज को सुन लेना, समझ लेना कि सर अगर वो पहले इस चीज को लिखो, इफ अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इनटू कैश। ठीक है जी, अगर कैश में लेकर के आया है तो एंट्री क्या होगी, ये होगी, और अगर कैश में नहीं लेकर के आया तो क्या एंट्री होगी। यहां पे देखो अगले क्वेश्चन में, अगले एग्जांपल के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगले एग्जांपल में ये लिखा हुआ है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि सी जो था, वो जो एडमिट हुआ था, वो कहां से कैपिटल, वो अपने पास में प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर के आया था या फिर गुडविल का पैसा लेकर के आया था, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, इस सेकंड एग्जांपल में नहीं लिखा हुआ। तो अब इस चीज के ऊपर ध्यान देना कि इसका रूल क्या कहता है। ए और बी दो पार्टनर थे। ठीक है जी, ए और बी दो पार्टनर थे। इन्होंने क्या बोला कि सी को एडमिट कर लो, और सी लेकर के आएगा 5 लाख रुपए। ठीक है, और प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे वो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा और लेकर के आएगा। तो टोटल वो कितना लेकर के आया, 5,50,000 लेकर के आएगा। ऐसी कंपल्शन थी उसके ऊपर, सी के ऊपर। अब सी कहता है सर बात सुनो, मेरे पास में सिर्फ 5 लाख ही है, मैं केवल यही ला सकता हूं। तो ए और बी कहते हैं बात सुनो, आप ये गुडविल का पैसा तो जरूर लेकर के आओगे, अगर आप नहीं लेके आओगे ना तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि आपने कैपिटल 5 लाख इन्वेस्ट नहीं की है, आपने कैपिटल कम इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले तो हम आपकी क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए से। पहली एंट्री तो आपकी ये कर देंगे हम, जैसे ही आप एडमिट होंगे ना तो हम क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कि आप 5 लाख रुपए लेकर के आए, और फिर हम आपसे मांगेंगे क्या, गुडविल का पैसा, और आप कर दोगे मना। तो सुनो, हम आपकी कैपिटल में से इस पैसे को काट लेंगे। तो हम क्या एंट्री बना देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल कम हो जाएगी कितने से, 50,000 रुपए से, 50,000 रुपए से कम हो जाएगी। किस पैसे से, गुडविल के पैसे से। अच्छा, ये गुडविल का पैसा था किसका, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का था। मान लो ए और बी दोनों ने सैक्रिफाइस किया है, तो इन दोनों को मिल जाएगा। तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना सर, मान लो इक्वली किया था उन्होंने सैक्रिफाइस, 25,000 रुपए। ये रूल है।
रूल क्या कहता है, लिख लो इस चीज को अपनी कॉपी में कि इफ अमाउंट ऑफ गुडविल, लिख लो, इफ अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर in cash, then the entry will pass through bank account or cash account. But if premium for goodwill not paid in cash, then the amount of goodwill shall be adjusted through capital account of incoming partner in case of admission. हिंदी अनुवाद, यदि तू पैसे लेकर के आता है, रिपीट कीजिएगा एक बारी। हाँ जी रिपीट कर दीजिए जो आपने बोला स्टार्टिंग से। भैया मैं कोई देख के थोड़ी बोल रहा था, मेरी बात सुनो, समझ लो, अपनी भाषा में लिख लेना। मैंने ये बोला इनकमिंग पार्टनर्स के लिए क्या रूल है, इनकमिंग पार्टनर के लिए ये रूल है, अगर आप कैश में लेकर के आते हो तो कैश अकाउंट से इसकी एंट्री होगी, अगर आप कैश में गुडविल नहीं लेकर के आते हो तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री होगी। ये वाली कैपिटल आपकी कम कर दी जाएगी, कैपिटल अकाउंट से एंट्री होगी का मतलब क्या, आपकी कैपिटल डिक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है जी, ऐसा नहीं सकता अगले साल के प्रॉफिट में से गुडविल काट लिया नहीं जाए। आ रही सर अगले साल के प्रॉफिट में से गुडविल काट लिया जाए तो? हाँ, आपका प्रपोजल दे दूंगा मैं आगे, आपका प्रपोजल दे दूंगा मैं। और भी कोई सजेशंस हो तो भेज देना, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। जो लिखा है मैं केवल वो पढ़ा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता भैया। अच्छा जी, देखो वापस आते हैं अपने असाइनमेंट के ऊपर ही। ये तो बिल्कुल नॉर्मल वही क्वेश्चन है। एक सेकेंड, कोई मैसेज, ऐसे ही पता नहीं क्या क्या मैसेज करते हैं। ठीक है, देखो हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ABC आर पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर, दे डिसाइड टू एडमिट D who bought 36,000 as goodwill. The new profit sharing ratio will be 3:3:2:2:2। ठीक है सर, निकाल लेंगे, मतलब वो लेकर के आ रहा है अपना 36,000 रुपए का गुडविल, है ना, A, B और C, और D को एडमिट किया गया। $36,000 की, तो सिर्फ 36,000 की ही एंट्री की है। हाँ, गुडविल का ही पैसा दिया हुआ ना, कैपिटल का पैसा तो दिया ही नहीं हुआ। तो हम क्या मानते हैं कि भाई उसने गुडविल का पैसा पार्टनर्स को दे दिया होगा और इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो गई होगी। ध्यान से सुन लो इस चीज को, डी ने दिया गुडविल किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, A, B और C। जरूरी नहीं है सारे सैक्रिफाइसिंग हो, वो निकाल करके देखा जाता है। तो A, B और C जो है वो तीनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे। गुडविल का पैसा D ने इन तीनों को दिया, इससे क्या हुआ, इनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई और साथ ही बैंक भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये कैश में लेकर के आया था। बैंक जब इंक्रीज होता है डेबिट होता है, कैपिटल लायबिलिटी होती है, जब इंक्रीज हो जाती है तो क्रेडिट हो जाती है। ये देखो, यही एंट्री दी हुई है। ठीक है जी, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इनकी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बस एक ध्यान रखनी है बात सिंपल सी, कि सर एडमिशन के टाइम पे अगर कोई कैश में लेकर के आएगा इनकमिंग पार्टनर, तो हमारी गुडविल की एंट्री किससे होगी सर, बैंक से होगी। और अगर वो कैश में नहीं लेके आता तो
ये अमाउंट उसकी कैपिटल से एडजस्ट होगा, यानी कि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। सिंपल सिंपल यही चीज याद रखनी है बस एडमिशन के अंदर, गुडविल से रिलेटेड, और कुछ नहीं करना। देखो यहां पे दिया हुआ है कि दो पार्टनर थे, येलो और ग्रीन, ठीक है, और येलो और ग्रीन पार्टनर थे, और उनकी क्या नाम है, बैलेंस शीट ये थी, उनके पास कैश इतने का था, सैंड्री एसेट्स इतने के थे, ट्रेड पेबल की लाइबिलिटी थी, और कैपिटल इन दोनों की 25 और 20,000 थी। और ये जो पर्सन थे ये अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे 3:2 की रेशो में। नए पार्टनर को, जिसका की नाम ब्लैक था, एडमिट किया गया 20,000 रुपए कैपिटल के लिए, और गुडविल जो है वो फर्म की वैल्यूएट की गई है 3 ईयर परचेज के ऊपर, एवरेज ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट्स, जो कि इस तरीके से है 9,000, 14,000, 12,000 और 13,000। हमने करना क्या है, हमने इन चारों प्रॉफिट को ऐड करना है, डिवाइड करने जाए 4 से और मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो सारे प्रॉफिट्स को ऐड करके यहां लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये टोटल गुडविल निकल करके आ जाएगी फर्म की। और फिर फर्म की गुडविल के अंदर शेयर ऑफ ब्लैक हम निकालेंगे, कितना शेयर मिल रहा है इसको। ऑन द अबव डेट ब्लैक एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द कंडीशन, उसका नए पार्टनर का शेयर, हाँ लिखा हुआ नीचे, नया शेयर है इसका, नया पार्टनर जो है जुड़ गया, और उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई, 6:5:5, यानी कि इसका शेयर है 5/16 ब्लैक का शेयर। तो जितनी भी फर्म की गुडविल निकल करके आएगी उसके अंदर हम 5/16 कर देंगे, उतना पैसा ब्लैक को लाना चाहिए, ठीक है। अब यहां क्या लिखा हुआ है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू अगर हमने गुडविल एडजस्ट करनी है तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब वो पर्सन जो है वो कैश में नहीं लेकर के आया, जो पैसा वो लेकर के आया वो कितना बना, आइए देख लेते हैं एक बारी वर्किंग नोट। ये हमारा वर्किंग नोट है जो मैंने अभी आपको बोला, वर्किंग नोट 1, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 36,000 आ गए। 36,000 में उसका शेयर कितना था, 5/16 था, जो कि आ जाता है 11,250, यानी कि इतने की गुडविल उसको ले करके आनी है। ये उसका शेयर है गुडविल में, ठीक है, ये उसको ले करके आनी है, ठीक, शेयर ऑफ गुडविल। अब वो कैश में तो लेके आया नहीं है, अगर आप कैश में ना लेकर के आओ तो क्या होता है, तो सर होता ये है कि आपकी पार्टनर से, आपकी कैपिटल से इसको एडजस्ट कर दिया जाता है, यानी कि आपकी कैपिटल को कम कर दिया जाता है। अच्छा चलो, ये तो एक हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या कहता है, कहता है जी आप हमें ये बता दो किस किस पार्टनर ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया था। तो सिंपल सी बात है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर येलो का, दो पार्टनर थे ना हमारे पास में, येलो का ओल्ड शेयर कितना था 3/5, न्यू शेयर कितना है 6/16। क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं दोनों रेशो, है ना, दिए हुए हैं ना। ओल्ड रेशो कितनी थी सर 3:2, न्यू रेशो कितनी है सर 6:5:5। तो हम निकाल सकते हैं, सिंपल है कि 3/5 और माइनस कर दिया ओल्ड शेयर। ऐसे ही ग्रीन का था 2/5 ओल्ड, और न्यू कितना है 5/16। तो इनका दोनों का सेक्रीफाइस इतना हो गया, इन दोनों का सेक्रीफाइस कितना हो गया, इतना इतना सेक्रीफाइस हो गया इन लोगों का। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्या मिलती है, पार्टी मिलती है। हमने क्या कर दिया, जर्नल एंट्री बनानी है, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल ली और गुडविल के अंदर उसका शेयर भी निकाल लिया। अब हमने क्या एंट्री बना दी, हमने एंट्री बना दी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट। 20,000 रुपए लेकर के आया ना वो, या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि वो 20,000 रुपीज एज अ कैपिटल लेकर के आया। ये देखो ये लिखा था, ये लिखा था 20,000 एज अ कैपिटल। तो हमने उसको एडमिट किया, हमने कहा मुबारक हो, आप हमारे यहाँ पार्टनर बन गए, 20,000 रुपए आप हमारे पास में कैश लेकर के आए हैं, लाओ दो गुडविल का पैसा।
कहता गुडविल का पैसा नहीं लेके आया मैं कैश में। हमने कहा ठीक है, फिर तेरी कैपिटल कम कर देंगे। देखो जब कैपिटल बढ़ाई थी तो क्रेडिट किया था, कैपिटल कम करेंगे तो डेबिट कर देंगे। इसकी कैपिटल को हमने 11,250 रुपए के लिए कम कर दिया, जो हमने उसका शेयर निकाला था गुडविल में 11,250। और ये कौन है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर हमने ये पैसा येलो को दे दिया 8100 और ग्रीन को दे दिया 3150। ठीक है जी, ओके। अब देखो इनकी बैलेंस शीट में चेंज क्या आ गया। अब एक बंदा और जुड़ गया ना इनके साथ में, ट्रेड पेबल कोई चेंज नहीं आएगा, 20,000 थे, 20,000 के 20,000 ही रहे। ठीक है जी। कैश में पहले कितना था हमारे पास में, कैश 10,000 था, 20,000 सी और ले आया था, ब्लैक और ले आया था 20,000। ठीक है ना, तो कैश तो बढ़ गया 30,000 हो गया। ठीक है जी। सेंड्री एसेट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। येलो की कैपिटल पहले कितनी थी, येलो की कैपिटल पहले कितनी थी, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ। हाँ जी, येलो की कैपिटल थी पहले 25,000 और उसके अंदर इजाफा कितना हो गया 8100 का। मिले है ना उसको, ये देखो क्रेडिट हो गई है उसकी कैपिटल। अच्छा, ग्रीन की कैपिटल कितनी थी सर, 20,000 थी, इजाफा हो गया इसके अंदर 3150 का। और ब्लैक की कैपिटल सर, ब्लैक तो 20,000 रुपए लेकर के आया था, यहाँ पे 750 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसके पैसे काट लिए थे ना 11,250। ये अपनी बुक पे लिखो ताकि पता लगे ये वैल्यूज आई कहां से हैं। पता लगेगा जिस दिन रिवीजन कर रहे हो टाइम टाइम फिस, हमें तो समझ ही नहीं आया सर ये अमाउंट कैसे आ गए, ऐसे आ गए, लिखो उसको। अगली इलिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि आपका आंसर क्या होता यदि वो कैश में लेकर के आया होता तो कुछ नहीं सर, उस हिसाब से एंट्री बना देते, उस हिसाब से एंट्री बना देते। क्या एंट्री बना देते जी, चलो ये मैं लिखने की बजाय नीचे ही दिखा देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक टू येलो टू ग्रीन, वो कितने लेकर के आता सर, 20,000 रुपए तो कैपिटल के लेके आता और साथ ही साथ 11,250 रुपए गुडविल के लेके आता। बैंक में कितने आ जाते, 31,250, जिसमें से कि ब्लैक की कैपिटल के होते 20,000, येलो के कितने होते वही 8100, ग्रीन के कितने होते 3150। अब की बारी बैंक अकाउंट भी बढ़ गया तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेंड्री एसेट सेम पहले जैसे ही रहेंगे। कैश पहले कितना था सर, 10,000 था पहले वाले केस में, और अब कैश कितना बढ़ गया 31,250। ये देखो अभी अभी हमने एंट्री की है ना, बैंक अकाउंट डेबिट 31,250 से बढ़ा दिया हमने बैंक को, ये 31,250 ऐड हो गया। ठीक है ना। और येलो और ग्रीन की कैपिटल के अंदर वही जो मैंने अभी बताया था, पहले सर इसकी 25,000 थी, उसके अंदर इजाफा हो गया कितने का 8100 का। पहले सर इसकी 20,000 थी, उसके अंदर इजाफा हो गया कितने का 3150 का। और ब्लैक भाई साहब 20,000 रुपए लेकर के आए थे और इनकी कैपिटल कम भी नहीं की गई, क्योंकि अब की बार ये एक्स्ट्रा अमाउंट कैश में ही लेकर के आए थे ना, इसलिए इनकी कैपिटल कम नहीं की गई। ठीक है जी, इसको भी लिख लो अपनी बुक में। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। अगर मान लो हमारा जो हमने पुराने या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को जो गुडविल का पैसा दे दिया, उनकी कैपिटल बढ़ गई। अब वो लालची थे, उनको लगा मुफ्त का पैसा मिला है, इसको विड्रॉ कर लो।
विड्रॉ कर लो। तो विड्रॉ करने से क्या होगा, उनकी कैपिटल कम हो जाएगी और बैंक भी कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा ना, पैसा भी कम हो जाएगा और लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। हम पहले कह रहे थे कि उनकी कैपिटल इतनी हो गई है, बढ़ गई है, इनके कैपिटल में इजाफा हो गया, लेकिन साथ के साथ उन्होंने इस इजाफे को निकाल लिया तो इनकी कैपिटल कम हो गई। तो भाई होगा क्या, होगा वही यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, continuing with the same illustration number 3, let us give journal entry and prepare balance sheet assuming that goodwill is bought in cash but withdrawn। यानी कि वो दोनों लालची थे, उन्होंने कैश में गुडविल को लिया और बाद में विड्रॉ कर लिया। तो जो ये एंट्री लिखी थी ना अभी हमने, ये जो ऊपर एंट्री लिखी थी, ये कैश में आने की ये वाली एंट्री, ये आपकी नंबर 1 एंट्री बन जाएगी, ठीक है जी। और फिर विड्रॉ करने की एंट्री बन जाएगी। विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, विड्रॉ किसने किया है, सिर्फ येलो और ग्रीन ने किया है जो सेक्रीफाइस किया था, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, येलोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि बैंक क्या था, एक एसेट था, इनके पैसा विड्रॉ करने से बैंक कम हो गया, तो एसेट कम होता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। और येलो और ग्रीन की कैपिटल क्या थी सर, कैपिटल अगर डिक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाती है, डेबिट। उन्होंने पैसा निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर चेंज क्या आया, इस पूरी प्रोसेस से चेंज क्या आया, देखो बैंक में पहले कितने थे, 10,000 और उसके अंदर 20,000 और जुड़े कैपिटल के साथ ही, वो कैपिटल के साथ गुडविल लेके आया था 11,250 की, लेकिन इन दोनों ने 11,250 मिल करके निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए ना 11,250। तो 11,250 ऐड और 11,250 लेस, यानी कि कितने हो गए सर, 30,000 हो गए। सैंड्री एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम रहा। ट्रेड पेबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम रहा। येलो की कैपिटल पहले कितनी थी, 25,000 थी, ठीक है। इसको 8100 और मिले, लेकिन इस लालची ने उस 8100 रुपीस को विड्रॉ कर लिया, तो वापस से क्या बन गया, 25,000 ही बन गया। ग्रीन भाई साहब, ग्रीन के पास 20,000 थे शुरू में, इनको मिले गुडविल के 3150, ये भी लालची निकला, इसने भी 3150 विड्रॉ कर लिए, तो इसके वापस से 20,000 हो गए। जबकि ब्लैक भाई साहब 20,000 रुपए कैपिटल के लेकर के आए थे और गुडविल लेकर के आए थे, वो कैश में लेके आए थे, जिसका कि हमने कैश में एंट्री कर दी थी। तो ब्लैक की तो कैपिटल कितनी है, 20 की 20 ही है, ये लिखा हुआ है। दीपिका जी हाथ खड़ा कर रही हैं, प्लीज मुझे बताइए आपकी क्या क्वेरी है। सर मैं ना मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रही थी आधे घंटे से, हाँ जी, प्रॉपर्ली ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। तो सर ये जो आपने इसकी पहले वाला केस पढ़ाया था हाँ जी, जिसमें वो गुडविल कैश में लाता है, हाँ तो जी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट कर दिया है, जी जनाब। तो हम इसके जगह पे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स नहीं कर सकते? हाँ, इसका मतलब काफी पहले डिस्कनेक्ट हो गई थी आप हमारे साथ में। यस, आधे घंटे से ट्राई कर रही थी, वो ज्वाइन अब नहीं हो एक रहा था। कंपल्शन है, देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, देखिए मैंने 12th क्लास के अंदर ये एंट्री करते थे जो आप बोल रही हो ना, यस ये सर। लिख करके बाद में काटा हुआ है क्रेडिट से डेबिट 10,000 रुपए, यही कह रही यस हो ना। सर। अब यस आपका सर। एक काम है, आपका एक काम है, ये पूरी की पूरी वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको जहां से आपने छोड़ा था ना देखेंगी और कॉपी में नोट्स बनाएंगी अपने उस हिसाब से। जो आप कह रही हैं मैंने वही ओके सर। करके बाद में काटा है, और वो काटने का ही अंजाम ये वाली एंट्री है। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल, क्यों, क्योंकि हमारा रूल कहते हैं हमारे को, हमारे रूल ने एक बात बोली हमें, क्या बात बोली कि सर अब की बार जो है ना आपको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं रेज करना, ये देखो रूल लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से गुडविल का अमाउंट एडजस्ट करना है, इसलिए हमने ऐसी एंट्री। ओके सर, समझ गई।
समझ गई ना? लेकिन मैं नहीं Yes, sir. समझूंगा, मैं नहीं समझूंगा अगर आपने इसको वीडियो को पूरा का पूरा देखा नहीं तो वहां से जहां से छोड़ा था मैं आपको वीडियो सेंड Okay, कर sir. दूंगा ग्रुप पे। Okay, sir. ठीक है जी, चलो बच्चों, Okay, दैट्स sir. ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।